गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी हेड नादव लैपिड के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बता दिया और फिल्म फेस्टिवल में शामिल करने से इनकार कर दिया। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. लैपिड ने कहा कि फिल्म को लेकर अपनी ये राय साझा करते हुए वो पूरी तरह से सहज हैं। लैपिड का ये बयान फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में आया। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इजरायली फिल्म मेकर नादव लैपिड का बयान सामने आते ही हंगामा मच गया और बॉलीवुड से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। शुरुआत द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने की। उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की और लिखा कि सच सबसे खतरनाक होता है, ये लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर सकता है। प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। कश्मीर फाइल्स ऐसी फिल्म अगर किसी एक त्रासदी को डिपिक्ट करती है, उसको आप वल्गर कैसे कह सकते हैं, उसको प्रोपेगेंडा कैसे कह सकते हैं। एक्टर रणवीर शौरी ने ट्वीट किया कि नादव के बयान से राजनीति की बू आ रही है। अब से कुछ देर पहले द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक बयान जारी करके नादव लैपिड को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि फिल्म में दिखाई गई बातें पूरी तरह से गलत हैं, तो वो फिल्में बनाना छोड़ देंगे। दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। हालांकि विपक्षी दल नादव लैपिड के सुर में सुर मिलाते दिखे। उन्होंने इस बयान के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी बयान का समर्थन करती दिखी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नादव का बयान शेयर करते हुए ट्वीट किया कि आखिरकार नफरत खत्म हो जाती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बयान के सहारे सरकार को घेरा। देखता हूं कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो उस प्रचार में लगा। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी ट्वीट कर कहा कि सरकार को मुस्लिमों के खिलाफ वाली फिल्म के प्रमोशन की बजाय बैन लगाना चाहिए। सरकार पर हमलावर रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया और कहा कि अब दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है। लैपिड के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन और काउंसिल जनरल कोबी शोशनी सामने आए। गिलोन ने ट्विटर पर ओपन लेटर लिखा और भारत के साथ पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि भारत इजराइल की दोस्ती बहुत मजबूत है। एक इंसान के तौर पर मुझे इस बात पर शर्म आती है। मैं माफी मांगना चाहता हूं कि हमने भारत की उदारता और दोस्ती का ऐसा बदला दिया। उन्होंने बयान को भारत से मिले सम्मान को गाली देने जैसा बताया और लैपिड को नसीहत दी कि इतिहास को बिना पढ़े कमेंट नहीं करना चाहिए। ये भारत के लिए खुले जख्म की तरह है। बहुत से लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस बयान की कोई सफाई नहीं हो सकती। इजराइल के काउंसिल जनरल कोबी शोशनी ने भी ट्वीट करके अपने देश का बचाव किया। उन्होंने 20 अप्रैल के विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये जवाब है। दरअसल 20 अप्रैल को कश्मीर फाइल्स का इजरायली भाषा हिब्रू में पोस्टर रिलीज हुआ था। खुद कोबी शोशनी ने पोस्टर का अनावरण किया था। द कश्मीर फाइल्स पर बयान के बाद चर्चा में आए नादव लैपिड पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। नादव लैपिड एक इजरायली स्क्रीन राइटर और फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने टेल अवीव विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और वो इजराइल की सेना में भी काम कर चुके हैं। सेना की नौकरी के बाद उन्होंने सैम स्पीगल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल से डिग्री ली थी। उनकी शॉर्ट फिल्म क्विश की 2005 के पैनोरामा में स्क्रीनिंग की गई थी। लैपिड ने पहली बार फीचर फिल्म पुलिसमैन में निर्देशन किया था। पहली ही फिल्म पुलिसमैन को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। उनकी फिल्म द किंडरगार्टन टीचर ने कान 2014 में क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। साल 2019 में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। लैपिड अपने देश इजराइल के बारे में भी विवादित बयान दे चुके हैं। 2019 में आई फिल्म सिनोनिम्स का जिक्र करते हुए उन्होंने इजराइल की सामूहिक आत्मा को बीमार तक बता दिया था। इसके अलावा लैपिड इजराइल के अस्तित्व को सड़ा हुआ भी बता चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने में जांच एजेंसी की मेहनत रंग लाने लगी। आफताब के फ्लैट से लेकर जंगल, तालाब और खाड़ी में सबूत ढूंढने के लिए पुलिस ने जिस तरह एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और यहां से जो भी सबूत जमा किए उनमें से कई के श्रद्धा के होने के वैज्ञानिक सबूत मिल गए। महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से पुलिस ने कई हड्डियां बरामद की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक CFSL की जांच में अब तक मिली हड्डियों में 13 के श्रद्धा के ही होने की पुष्टि हो गई। पुलिस को जंगल से मिला जबड़ा भी श्रद्धा का ही है। इसके अलावा कुछ और हड्डियों की जाँच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के फ्लैट और जंगल से कुछ हथियार भी बरामद किए, लेकिन जब तक CFSL की रिपोर्ट नहीं मिल जाती ये नहीं बताया जा सकता कि श्रद्धा के शव के टुकड़े किस हथियार से किए गए। और अब तक दिल्ली पुलिस के सामने श्रद्धा की हत्या से जुड़े सबूत तलाशने की चुनौती थी। चूंकि हत्याकांड के खुलासे में ही 6 महीने लग गए, इसलिए सबूत जुटाना आसान काम नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने हार नहीं मानी और कतरा कतरा सबूत की तलाश में आफताब के फ्लैट से लेकर उसके बताए ठिकानों का जर्रा जर्रा छान मारा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उन्हें आफताब के बाथरूम, किचन और बेडरूम तीनों जगहों पर खून के निशान मिल गए हैं। यही नहीं, जांच एजेंसी को श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले हैं जिसे वारदात के वक्त का माना जा रहा है। पुलिस ने इन कपड़ों को भी जांच के लिए CFSL भेज दिया है। लेकिन जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है जो हड्डियों की जांच कर बता दे कि श्रद्धा की हत्या कब हुई और उसके शरीर के टुकड़े मौत से पहले हुए या उसके बाद। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके में एक जंगली हाथी ने लोगों को परेशान कर दिया है। पौड़े के कालागढ़ में जंगली हाथी दिखने से लोग खौफ में आ गए। कालागढ़ के सैल डैम के करीब ये टस्कर हाथी अक्सर निकल रहा है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले डैम के मजदूरों और अधिकारियों में दहशत का माहौल है। यूपी के बाराबंकी में रोडवेज की AC बस में अचानक आग लग गई। गनीमत की बात ये रही कि समय रहते सभी सवारियों को बस से उतार लिया गया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रयागराज से लखनऊ जा रही गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल डिब्बों के बीच की कपलिंग खुलने से डिब्बे पीछे रह गए और इंजन सिर्फ एक बोगी के साथ आगे निकल गया। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों ने कोहराम मचा रखा है। 3 बच्चे गुलदार का शिकार हो चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा के भौरा गांव में 2 महिलाओं पर हुए गुलदार के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से महिलाओं ने अपनी जान बचाई। दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे के बाद चल रही बेटी बचाओ महापंचायत में तब बड़ा ड्रामा हो गया जब एक महिला ने मंच पर पास खड़े व्यक्ति की चप्पल से पिटाई कर दी। ये महापंचायत हिंदू एकता मंच ने बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोग शामिल हुए। मौका मिला तो एक महिला मंच पर कुछ बोलने के लिए पहुंची। मुझे 5 दिन हो गए थाने में धक्के खाते हुए, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं है। एक लाइन खत्म हुई नहीं कि दूसरे से पहले ये महिला एक्शन में आ गई और चप्पल खोलकर पास खड़े शख्स पर दनादन बरसा डाली। इसके बाद तो मंच पर अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए। इस घटना से वहां मौजूद लोग हैरान नजर आए और महिला के गुस्से की वजह जानने की कोशिश करने लगे। मंच से ही महिला को शांति से बैठने और अपनी परेशानी बताने की अपील की गई। मंच पर मौजूद लोगों ने महिला को समझा बुझाकर शांत किया। मौका मिला तो महिला ने मीडिया को बताया कि उसने जिस आदमी की पिटाई की उसके बेटे ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है, लेकिन पुलिस से शिकायत के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो लड़के का बाप है जो बात नहीं करवा रहा, नेतागिरी में घूमता है, गुंडागर्दी करते हैं और दिखाते कि हम नेता हैं। हालांकि बाद में पिट चुके शख्स ने बताया कि उसके बेटे और पिटाई करने वाली महिला की बेटी ने कुछ समय पहले आर्य समाज मंदिर में रजामंदी से शादी कर ली। दोनों के बालिग होने के बावजूद लड़की की मां को ये रिश्ता कबूल नहीं है। इस बीच श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज चौथे दिन पूरा हो गया। अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा, जिसकी कोर्ट से इजाजत मिल गई। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम तैयार है। बताया गया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों के आधार पर जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 75 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। आफताब के नार्को टेस्ट में इन सवालों के जरिए श्रद्धा की हत्या की साजिश के तह तक पहुंचने की कोशिश होगी। को हॉस्पिटल में आने से पहले FSL की टीम में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसमें उनका एक सेट ऑफ क्वेश्चनेयर होता है। दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि क्या श्रद्धा की हत्या पहले से रची साजिश के तहत की गई और हत्या के बाद उसने कैसे शव को ठिकाने लगाया।
लेकिन नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आफ्ताब फिट रहा तो सुबह उसे भूखे पेट अस्पताल पहुंचना पड़ेगा और पहुंचते ही सबसे पहले कैमरे पर उसकी रजामंदी ली जाएगी। इसके बाद उसे नार्को की प्रक्रिया बताई जाएगी, जिसके बाद उसे वो दवा दी जाएगी जिससे कि उस पर इतनी मदहोशी छा जाए कि वो हर सवाल का जवाब सच सच उगल सके। तरह से फिट होने के बाद ही पेशेंट को नार्को टेस्ट के लिए लिया जाता है और मॉर्निंग में सब्जेक्ट को फास्टिंग बुलाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टरों का भी मानना है कि नार्को टेस्ट में ऐसी कोई नई जानकारी सामने आ सकती है जिससे श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने में मदद मिले। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे पर एक कार गड्ढे में गिरने से अनबैलेंस होकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की खिड़की काटकर घायलों को बाहर निकाला। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में कामयाब रही। गिरफ्तार युवक पर नाबालिग की हत्या का आरोप है। गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। हालांकि प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। दरअसल गुजरात की एक रैली में खड़गे ने पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी के वोट मांगने पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह 100 सिर हैं? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहानुभूति कार्ड को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। खुद को अछूत बताते हुए पीएम पर झूठ बोलने का भी आरोप लगा दिया था। एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे, कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी को रावण कहना घोर अपमान है। उन्होंने इसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया और कहा कि राज्य की जनता इसका जवाब देगी। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार को पीएम मोदी से नफरत है, इसलिए कांग्रेस का हर नेता उन्हें गाली देता है। खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के हैं। क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बार बार हारते हैं, बार बार चुनाव में पिटते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। तो मैं यही कहूंगा, गुजरात की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी और पूरा प्रभावी जवाब देगी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने भी कांग्रेस पर गुजरात के बेटे का अपमान करने का आरोप लगाया। मालविया ने ट्वीट किया कि मौत का सौदागर से लेकर रावण तक कांग्रेस गुजरात और उसके बेटे का अपमान करती रही है। गुजरात विधानसभा के पहले दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में भी बयानों के तीर चलते रहे। इस दौरान विरोधी दलों के निशाने पर बीजेपी रही। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शेर के जरिए कोहराम मचाने के लिए उकसाया। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, बल्कि मैं तो थोड़ा तोड़ कर कहूंगा, मोदी और आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हालांकि बयान पर विवाद ना बढ़े, इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए मंच से ही सफाई दे दी। मैं तुमको पत्थर उठाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं इत्तेहाद पैदा करो, मजबूती पैदा करो। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी बलात्कारियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों के साथ है। सारे बलात्कारियों के लोग टिकट दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता ने मन बना लिया है और इस बार गुजरात में परिवर्तन होगा। कोरोना महामारी से मुकाबले में भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन इनकोवैक दुनिया की पहली इंट्रा नेजल वैक्सीन है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स
स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक के मुताबिक उसकी इंट्रानेजल वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन को प्राइमरी डोज के अलावा हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज का मतलब यह हुआ कि आपने कोई भी कोरोना वैक्सीन लगवा रखी हो तो भी आप इस इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर के तौर पर लगवा सकते हैं। यह वैक्सीन भी 2 डोज में दी जाएगी और दोनों डोज में 28 दिन का अंतर जरूरी है। वहीं चीन में कोरोना प्रतिबंधों और जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के खिलाफ लोगों का गुस्सा थोड़ा कम होता नजर आया। मंगलवार को बीजिंग और शंघाई में पहले के मुकाबले शांति दिखी। बीजिंग में लोग लाइन में लगकर कोविड टेस्ट कराते दिखे। बाजारों में सन्नाटा पसरा है, जबकि मेट्रो में भी पहले के मुकाबले बहुत कम लोग सफर करते नजर आए। खबरों के मुताबिक बीजिंग में कोरोना के 957 सिम्टोमेटिक मामले और 3,429 एसिम्टोमेटिक मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी। वहीं शंघाई में भी बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट किए गए। यहाँ कोविड के 20 सिम्टोमेटिक और 158 एसिम्टोमेटिक नए मामले सामने आए। हालांकि सोमवार को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुए और लोगों ने आंशिक लॉकडाउन का पालन किया। हालांकि रविवार को नजारा इससे ठीक उलट था। रविवार को प्रदर्शनकारी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पद छोड़ने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए और शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो के नारे लगाने लगे। शंघाई में सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए कोविड प्रतिबंधों के लिए जिनपिंग को कसूरवार ठहराते दिखे, जबकि पीड़ितों की याद में कुछ लोग हाथ में मोमबत्तियां लिए फूल चढ़ाते नजर आए। Crazy. I think first is because of the Xi Jinping, the president. We should end his dictatorship because he only care about he only care about himself, his dictatorship. So this is why many people died of him. So but now it's a good news. Is many people getting to realize the president is illegal. शंघाई में एक विदेशी पत्रकार को गिरफ्तार करने और उसकी पिटाई की खबर भी आई, तो बीजिंग और नानजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी कोविड पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि शंघाई के अलावा उत्तर पश्चिम शहर उरुमची में भी प्रदर्शन हुए। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सरकार के खिलाफ गुस्से का इस तरह का इजहार और विरोध प्रदर्शन अब के पहले शायद ही कभी देखने को मिला था। दरअसल चीन में सरकार और राष्ट्रपति की सीधी आलोचना पर कड़ी कार्रवाई का खतरा रहता है, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों को इस कदर दुखी और नाराज कर दिया कि उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने भी अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की भी पूरी कोशिश की गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को तो घसीटकर पुलिस वैन में डाला गया। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त भी प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शंघाई已经有很多人被抓进去了，不只是昨天晚上，他们是为了大家，是为了所有人，是为了每一个骑手不被封在家里，为了大家能够吃上药，能够吃上饭。我们应该声援这些更勇敢的人，上海放人。जीरो कोविड नीति के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से लोगों के मन में निराशा घर कर गई है। लोग पाबंदियों से उकता चुके हैं। यही नहीं, रोज रोज के कोविड टेस्ट ने भी उन्हें परेशान कर दिया है। कर्नाटक के बागलकोट में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके एक शख्स के पेट से 187 सिक्के निकाले। इस व्यक्ति को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन जब डॉक्टरों ने उस व्यक्ति का एक्सरे और एंडोस्कोपी करवाया तो रिपोर्ट में पता चला कि उसके पेट में बहुत सारे सिक्के हैं। एक्सरे में साफ दिखा कि मरीज के पेट में कई सिक्के भरे हुए थे, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए मरीज के शरीर में मौजूद सिक्कों को निकाला। बताया गया कि ऑपरेशन के जरिए मरीज के पेट से 187 सिक्के निकाले गए, जिनकी कुल कीमत 462 रुपए थी। सिक्कों का वजन इतना ज्यादा था कि मरीज का पेट फूल गया था और उसे लगातार दर्द होता था। CR ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ CR ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ವಿ। पेट से निकाले गए सिक्कों में 5 रुपए के 56 सिक्के, 2 रुपए के 51 सिक्के और 1 रुपए के 80 सिक्के थे। परिजनों ने बताया कि मरीज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो अनजाने में ही बीते कई महीने से सिक्के निकल रहा था।
एनएसए अजीत डोवल ने आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बताया। अजीत डोवल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच दिल्ली में हुए इंटरफेथ सद्भाव सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें डोवल ने कहा कि आतंकवाद इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। Extremism and terrorism is against the very meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with any religion. उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेटी लगातार दूसरी बार अपने पिता के साथ नजर आई है। किम जोंग उन मिसाइल साइंटिस्ट से मिलने पहुंचे थे, जब उनकी बेटी भी साथ नजर आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को आतंकी घोषित करते हुए हमले की आशंका जताई। जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और नागरिकों को तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस पिछले एक हफ्ते में खेरसोन पर 258 हमले कर चुका है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस खेरसोन शहर के 30 इलाकों को चिन्हित कर चुका है और लगातार मिसाइलें दाग रहा है। Як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. इटली के इस्चिया आइलैंड पर भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से कई घर तबाह हो गए हैं। मलबे और मिट्टी में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कर्नाटक के उडुपी में एक प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को आतंकी कहकर पुकारा, जिसका छात्र ने कड़ा विरोध किया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद इंस्टीट्यूट ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। वायरल वीडियो उडुपी के उसी इंस्टीट्यूट का बताया जा रहा है, जहां एक प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को कसाब कहकर बुलाया, जिसका छात्र ने तगड़ा विरोध किया। Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call me like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry, I told you. You can't call me that. Sorry, I told you. So sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. उडुपी की इस घटना और छात्र का जिक्र AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सूरत की रैली में किया। उसने परवाह नहीं की कि क्लासरूम में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो प्रोफेसर से कह रहा है कि तुम इस तरह नहीं बोल सकते। यही मिजाज नौजवानों तुमको पैदा करना पड़ेगा। फिलहाल इंस्टीट्यूट ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को क्लास लेने से रोक दिया है। टाटा समूह के साथ अपने प्रस्तावित सौदे को लेकर मिनरल वाटर कंपनी बिसलरी बीते कई दिनों से सुर्खियों में है और साथ ही चर्चा में है बिसलरी समूह के मालिक रमेश चौहान की बेटी जयंती चौहान, जिन्होंने बिसलरी के 7,000 करोड़ रुपए के कारोबार को संभालने से मना कर दिया। बिसलरी के मालिक रमेश चौहान का कहना है कि वो अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं क्योंकि उनकी बेटी को उनका कारोबार संभालने में दिलचस्पी नहीं है। 37 साल की जयंती चौहान अभी बिसलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की वाइस चेयरपर्सन है और कंपनी की मार्केटिंग, प्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कामकाज वो ही देखती हैं। 2008 में 24 साल की उम्र में जयंती ने बिसलरी ज्वाइन की थी और तब से वो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर चुकी हैं। जयंती ने लॉस एंजलिस के फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग और लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से पढ़ाई की है। कारोबारी दुनिया से अलग देखें तो जयंती को घूमने और फोटोग्राफी का शौक है। जयंती ने अपने पिता की कंपनी चलाने से इनकार क्यों किया, इस पर अब तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। यूक्रेन के पलटवार और उससे मिल रही अमेरिकी मदद से बौखलाए रूस ने एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी की है। खबरों की माने तो रूस बहुत जल्द खेरसोन और कीव पर बारूद बरसाएगा, जिसके लिए रूस ने 15 टार मिसाइल सिस्टम अपने सहयोगी देश बेलारूस भेजने का फैसला किया। यही नहीं, रूस MiG-31 फाइटर जेट भी बेलारूस भेजेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस की सेना उत्तरी यूक्रेन पर हमला करेगी और राजधानी कीव को सबसे ज्यादा टारगेट करेगी। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक हफ्ते में 258 बार खेरसोन पर हमले किए, जिससे इलाके में भयंकर तबाही मची। Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів. हालांकि यूक्रेन ने भी जवाबी हमला जारी रखा। यूक्रेन की बॉर्डर गार्ड सर्विस ने रूस के एक स्वचालित एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का पता लगाया और उसे नष्ट कर दिया।
इस बीच यूक्रेन की प्रथम महिला और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का लंदन पहुंची, जहां 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उनका ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने स्वागत किया और उनकी अगुवानी करते हुए ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक आवास के अंदर लेकर गईं। यहां पहले से मौजूद ऋषि सुनक ने भी ओलेना ज़ेलेंस्का का अभिवादन किया, जिसके बाद ज़ेलेंस्का और अक्षता मूर्ति बातचीत करती दिखी। अक्षता मूर्ति ने ज़ेलेंस्का को प्रधानमंत्री आवास की सैर कराई और वहां मौजूद बच्चों से मिलवाया जो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। इसके बाद दोनों बाहर निकले और प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे पर रखे गए क्रिसमस ट्री को सजाया। इस दौरान दोनों ने फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद ओलेना ज़ेलेंस्का होटल के लिए रवाना हो गयी। अब दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तमाम पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों का कच्चा चिट्ठा पेश किया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी का चुनाव लड़ रहे करीब 10% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार एमसीडी का चुनाव लड़ रहे 139 प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें 76 पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी के 45, बीजेपी के 27 और कांग्रेस के 25 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2017 के मुकाबले 2022 में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ गई है। 2022 में 151 प्रत्याशियों के पास 5 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। 217 प्रत्याशियों के पास 2 से 5 करोड़ तक की संपत्ति है, जबकि 283 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख से कम संपत्ति है। करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी सबसे ऊपर है। एमसीडी चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार बीजेपी के रामदेव शर्मा हैं, जो बल्लीमारा वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। रामदेव शर्मा के पास 66 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर मालवीय नगर वार्ड से बीजेपी की नंदिनी शर्मा है, जो 49 करोड़ की मालकिन है। तीसरे नंबर पर करावल नगर वेस्ट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के जितेंद्र बंसल हैं, जिनके पास 48 करोड़ की संपत्ति है। एमसीडी चुनाव में 2 ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। केजरीवाल ने कहा कि जनता हमारा काम देखकर हमें वोट देगी और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से, 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए, बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में मौजूद आटाकामा रेगिस्तान में पुरानी गाड़ियों का ढेर लगा दिखा दिया। जानकारों का कहना है कि आटाकामा रेगिस्तान के इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आटाकामा का रेगिस्तान गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया है, जहां खराब गाड़ियों से लेकर बेकार टायरों और कपड़ों का कचरा पड़ा है। ये कबाड़ साल दर साल यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ये वही जमीन है जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। इस इलाके की जमीन इतनी रूखी है कि इसकी तुलना मंगल ग्रह की सतह से की जाती है और नासा यहाँ अपने रोबोटिक व्हीकल की टेस्टिंग करता है। लेकिन चिली के इस आटाकामा रेगिस्तान में आपको यूरोप, अमेरिका और एशिया तक का कबाड़ दिखाई दे जाएगा। पिछले साल ही इस रेगिस्तान में 46,000 टन से ज्यादा इस्तेमाल किए गए कपड़ों का ढेर देखा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कचरा आटाकामा डेजर्ट की मिट्टी को खराब कर रहा है। कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स यहाँ की मिट्टी, अंडरग्राउंड वाटर और यहाँ तक की हवा को भी प्रदूषित कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक यहाँ पड़े कचरे को डिकम्पोज होने में 200 साल या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। वाराणसी में भतीजे की शादी में नाचते नाचते दूल्हे का फूफा, उसकी मौत हो गई। बारात में शामिल लोगों को लगा कि वो डांस स्टेप कर रहे हैं। हालांकि जब वो कुछ देर नहीं उठे तो घर वाले तुरंत उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से मनोज विश्वकर्मा की मौत हुई। इनकी उम्र महज 40 साल की थी और उन्हें किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। ये घटना 25 नवंबर की है, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है। वहीं नवी मुंबई में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। नवी मुंबई के एक रेस्टोरेंट में 2 गुटों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। हाथापाई में देखते ही देखते कुर्सियां, प्लेट और कांच की बोतलें फेंकी जाने लगी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हालांकि ये झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। यूपी में जारी गड्ढा मुक्त अभियान के बीच लखनऊ के सबसे पॉश माने जाने वाले इलाके विकास नगर की सड़क का बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया है। लोगों का आरोप है कि सड़क को जल्दबाजी में बनाया गया था, जिसके कारण जगह जगह गड्ढे बन गए हैं।
यूपी के फिरोजाबाद में छात्रों ने एक प्राइवेट कॉलेज पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप है कि पूरी फीस देने के बावजूद कॉलेज के अधिकारी अवैध तरीके से 2-2 हजार रुपए की वसूली कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हुए 155 कछुओं को रेस्क्यू किया। चीन की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका सेना का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। दोनों देश 15 दिनों तक ये साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। जिसके पहले दिन MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में दोनों देशों के जवान यहां पहुंचे और ऊंचाई वाले इलाके में हेलीकॉप्टर से सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने की प्रैक्टिस की। साथ ही भारतीय सेना ने बिना हथियार के दुश्मन सेना को पटखनी देने की अपनी कला का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में चल रहे युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए हमलावर कुत्तों के इस्तेमाल का भी प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के ड्रोन को मार गिराने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित एक बाज की भी नुमाइश की। इस दौरान भारतीय सेना ने पत्थरबाजी से निपटने के नए तरीकों का मुजाहिरा पेश किया और पत्थरबाजी के बीच जवान एक बड़ी सी जाल लिए आगे बढ़ते नजर आए। आर्थिक तंगी से जूझ रही मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा को आयरलैंड के डेटा रेगुलेटर ने एक और तगड़ा झटका दिया है। आयरलैंड के डीपीसी यानी डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा को 53 करोड़ लोगों की निजी जानकारियां लीक करने का दोषी ठहराया है। डीपीसी ने इसके एवज में मेटा पर भारतीय रुपयों में करीब 2,250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। डीपीसी ने अपनी जांच में पाया कि 53 करोड़ से ज्यादा लोगों के फोन नंबर्स और एड्रेस ऑनलाइन हैकिंग वेबसाइट पर मौजूद हैं। ये मामला फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा की चोरी से जुड़ा है, जिसकी जांच डीपीसी ने अप्रैल 2021 में शुरू की थी। वहीं मेटा के अधिकारियों ने कहा कि ये मामला सितंबर 2019 से पहले का है और उसने लीक की जानकारी सामने आने के बाद सिस्टम में कई जरूरी बदलाव किए हैं, जिनमें फोन नंबर्स के इस्तेमाल वाले फीचर्स को हटाना भी शामिल है। इससे पहले सितंबर के महीने में भी डीपीसी ने मेटा ग्रुप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके खिलाफ मेटा ने वहां की हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। पटना में गांधी मैदान के पास प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिली कि प्रदर्शनकारी पासी समाज से थे, जो सरकार के विरोध में यहां इकट्ठा हुए। इनका आरोप है कि पुलिस इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करती है, जिसके खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका के हवाई द्वीप के एक हिस्से में आसमान में चटक लाल रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा मानो रात के अंधेरे में सूरज निकल रहा हो। बताया गया कि ये रोशनी ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुई है, जिसकी वजह ज्वालामुखी से निकल रहा लावा है। ये हवाई द्वीप पर मौजूद दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जहां करीब 40 साल बाद विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद वहां लावा बहने लगा। सामने आई तस्वीरों को देखकर लगा जैसे आग का कोई दरिया बह रहा है। लावा से उठ रहे धुएं और रोशनी ने आसमान को भी लाल कर दिया। रविवार देर रात से ही मौना लोआ ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू हुआ और धुएं के साथ राख उड़ने लगी। प्रशासन के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट से तुरंत कोई खतरा नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकल रहा लावा किस दिशा में फैलेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। मौना लोआ ज्वालामुखी इससे पहले वर्ष 1984 में फटा था, लेकिन इस बार वैज्ञानिक पहले से ही अलर्ट पर थे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ज्वालामुखी के आसपास के इलाके में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस की सफल लॉन्चिंग के बाद अब देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड बनकर तैयार है। इस लॉन्च पैड की शुरुआत इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने की। ये रॉकेट लॉन्च पैड और कंट्रोल सेंटर निजी स्पेस कंपनी अग्निकूल कॉस्मोस ने बनाया है। इसे बनाने में अग्निकूल की टीम की इसरो के वैज्ञानिकों ने मदद की है। अब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बनाए गए अग्निकूल के लॉन्च पैड से जल्द ही अग्निबाण नाम का निजी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। अग्निबाण रॉकेट को भी अग्निकूल कंपनी ने ही बनाया है, जिसे इसी साल दिसंबर के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।
ये लॉन्च व्हीकल 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। अगर अग्निबाण की लॉन्चिंग सफल रही तो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए सरकारी लॉन्च पैड पर निर्भरता कम हो जाएगी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। उज्जैन में पद यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आज स्कूली बच्चों के साथ डांस किया। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी झूमते नजर आए। गुजरात में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कच्छ में बाइक रैली निकाली। गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। गुजरात में चुनाव प्रचार थमने के बाद आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। एमसीडी के 250 वार्डों में 4 दिसंबर को मतदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। गुजरात में पहले दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस रही। योगी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीट बताते हुए तंज कसा और कहा कि इस पार्टी को अब विसर्जित कर देना चाहिए। कांग्रेस को 2 दिए हैं, राम नाम सत्य के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है। संदेह होता तो भाइयों बहनों, सबसे पहले दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी यहाँ आकर के नमाज की तर्ज पर पूजा करने के लिए मंदिर में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के भावनगर में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और जेपी नड्डा ने गुजरात चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया। अरविंद केजरीवाल जी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उनका रिकॉर्ड है, हर स्टेट में जमानतें जब्त कराते हैं। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क में भारत का चीता प्रोजेक्ट सफल होता दिखाई दे रहा है। कूनो नेशनल पार्क भारत में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का ठिकाना है जो धीरे धीरे जंगल में दौड़ लगाने और शिकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में मौजूद 3 मादा चीता बड़े बाड़े में छोड़ दी गई हैं। इन मादा चीतों के नाम सवाना, शाशा और सियाया है। रविवार को 2 मादा चीता आशा और तिबलिसी बड़े बाड़े में छोड़ी गई थी। इसी के साथ अब नामीबिया से भारत आए सभी 8 चीते बड़े बाड़े में पहुंच गए हैं। नामीबिया से लाए जाने के बाद से ही इन चीतों को छोटे बाड़े में क्वारंटीन में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें नेशनल पार्क के बड़े बाड़े के अलग अलग जोन में छोड़ दिया गया है। बड़े बाड़े में बड़ी तादाद में चीतल और हिरण भी छोड़े गए हैं ताकि चीते उनका शिकार कर अपना पेट भर सकें। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें सेना प्रमुख बन गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें फौज के हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में बैटन ऑफ कमांड यानी कमांड स्टिक सौंप दिया, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाजवा को सैल्यूट किया, जबकि बाजवा ने भी उनका इस्तकबाल करते हुए गले से लगा लिया। इससे पहले अपने विदाई भाषण में जनरल बाजवा ने कहा कि फौज को आसिम मुनीर के तौर पर एक बेहतरीन लीडर मिला है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अंबूर करेगी। मुनीर पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्होंने 2 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख के रूप में सेवाएं दी हैं। हालांकि वो अब तक सबसे कम समय के लिए ISI प्रमुख रहे। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा की सलाह पर शहबाज सरकार ने आसिम मुनीर को उनकी रिटायरमेंट से महज 4 दिन पहले 4 स्टार के साथ पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बना दिया। यही वजह है कि कमांड स्टिक हाथों में लेते ही आसिम मुनीर बाजवा के शुक्रगुजार नजर आए, जबकि इससे पहले बाजवा भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने हमेशा उनके निर्देशों का पालन किया। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हो या कुदरती आफात का मुकाबला,
इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। अपने बहुत छोटे से भाषण के आखिर में जनरल बाजवा ने कहा कि अब उन्हें भुला दिया जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान सेना को कभी नहीं भुला पाएंगे। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। कोई काम कितना भी मुश्किल हो, कुछ लोग उसे आसान करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। देखिए ये वीडियो। जब काम स्मार्ट वर्क से पूरा हो सकता है तो बेवजह हार्ड वर्क क्यों करें? इस काम को करने का सही तरीका क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इस शख्स ने जो तरीका अपनाया है वो मजेदार जरूर है। सड़क पर चलते समय हादसे का थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, लेकिन अगर ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पर हो तो वो रिस्क भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने बड़े हादसे से बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब इतने लोग साथ दे रहे हों तो स्टंट करने का हौसला आ ही जाता है, लेकिन यहाँ स्टंट के चक्कर में हादसा ही हो गया। स्टंट के लिए लोगों ने पहले तालियां तो बहुत बजाई, लेकिन एक्सीडेंट होते ही सब शांत हो गए। लंबे बालों के साथ आप काफी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लंबे बालों के साथ आपने कई हेयर स्टाइल भी देखे होंगे, लेकिन ये हेयर स्टाइल इतना हटके है कि शायद ही आपने कभी देखा हो।